हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की इस वीडियो में। और मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में हिंदी सीरीज का ये दूसरा वीडियो, जिसमें हम प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे 30 प्रश्नों की, जो आयोग द्वारा पूछे गए पुराने प्रश्न पत्र हैं। अर्थात हमारी ये PYQ सीरीज का ये दूसरा वीडियो है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो वीडियो का पहला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है। तो आपको पता होगा, सतत व्यापक मूल्यांकन CCA जो कहा जाता है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। सतत का मतलब है ये जो है इसका टाइम पीरियड है, लगातार चलता रहता है। अर्थात इसकी प्रकृति जो है वह फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह होती है, रचनात्मक मूल्यांकन की तरह होती है। वहीं व्यापक से अर्थ है इसके क्षेत्र को संदर्भित किया गया है। इसमें जो मूल्यांकन किया जाता है वो केवल सब्जेक्ट का नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट के साथ साथ जो अदर हैं, को स्कोलास्टिक जो सब्जेक्ट हैं, यानी पाठ्य सहगामी जो विषय हैं, उनका भी मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात ये जो संज्ञानात्मक है प्लस सह संज्ञानात्मक, तो इनका जो है दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। किसमें? व्यापक का यही अर्थ होता है। व्यापक बताता है मूल्यांकन के क्षेत्र को, तो जो क्षेत्र है मूल्यांकन का वो संज्ञानात्मक के साथ साथ सह संज्ञानात्मक है। सह संज्ञानात्मक का ये मतलब है 360 डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि उसके जो कला क्षेत्र का भी मूल्यांकन किया जाएगा, उसके जो है शारीरिक जो है उसकी जो गतिविधियां हैं, जिसमें फिजिकल मूवमेंट होता है, उनका भी जो है मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं म्यूजिक का भी मूल्यांकन किया जाएगा। और जो अन्य जो क्षेत्र हैं, जैसे नेतृत्व क्षमता है ना, ये सारी चीजों का भी इनका मूल्यांकन किया जाता है। तो व्यापक का मतलब इस संदर्भ से होता है। आगे देखते हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से, इनके माध्यम से बच्चे जो हैं क्या करते हैं? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। कहीं भी इस तरह के प्रश्न आते हैं क्योंकि कहानी, कविता, गीत और नाटक, इनका दायरा बहुत बड़ा है। अर्थात एक हम नहीं कह सकते कि केवल इसका विकास हो रहा है। तो जहां केवल वर्ड लगा है उसको तो पहले ही गलत कर देना है, क्योंकि केवल मूल्य नहीं अर्जित करते हैं, मूल्यों के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर है, भाषा भी सीखते हैं, है ना। भाषा की जो है स्किल डेवलपमेंट होती है, नेतृत्व क्षमता डेवलप होती है। तो ये क्या है, अपनी आधा सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, ये बिल्कुल सही है। अब यदि यहाँ पर केवल लिखा होता तो ये भी गलत हो जाता। यहाँ लिखा है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, इसका मतलब अभी और भी क्षेत्र हैं जो इसमें शामिल किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो सबसे उपयुक्त इनमें से जो है वह है अनुकरण करना। तो बच्चे आपने देखा होगा कि जो है बोलना सीख जाते हैं घर में ही, बिना किसी स्कूल के शुरुआत में। तो वो कैसे सीखते हैं? अनुकरण करके। वो बातें करते हुए सुनते हैं, चीजों का प्रयोग करते हुए देखते हैं, तो वो जो है अनुकरण करके, उनका जो है फॉलो करके जो है सीख लेते हैं ये भाषा। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है? कि भाषा को एक आकार देने में किसकी भूमिका होती है? अनुभवों को आकार देने में भाषा की भूमिका। ओके, यानी अनुभव जो हमारे होते हैं, किसकी भूमिका होती है? भाषा। तो वैसे देखा जाए तो भाषा का बहुत क्षेत्र व्यापक होता है। इवन भाषा को लर्निंग टूल भी कहा जाता है। लर्निंग टूल मतलब सीखने का एक जो है टूल कह सकते हैं, क्योंकि बिना भाषा के तो सीख नहीं सकते। इवन हम सोचते हैं, हम सोच पाते हैं, तो कोई ना कोई हमारे अंदर भाषा है, तभी हमारे अंदर विचार आते हैं, सोच पाते हैं। तो वहीं अनुभव की बात की है। अनुभव जो है आकार देने में एक भाषा की भूमिका होती है। तो यह है कि कक्षा में क्या होना चाहिए, इसका क्या है सही उत्तर जो है, बच्चे के अनुभव के बारे में कोई बात ना की जाए, विविध संदर्भों में अनुभव को स्वयं को जोड़ने का कोई अवसर ना दिया जाए, तो ये तो नहीं होगा। इसका उत्तर नंबर जो 4 है कि विविध संदर्भों में अनुभव के लिए, विभिन्न अनुभव में स्वयं को जोड़ने के लिए अवसर दिए जाएं। तो उन्हें यही है कि अनुभव जो है जितने ज्यादा हम कराएंगे, उतने अधिक जो है अनुभव बढ़ेंगे, और इसमें भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। संगीता जो है 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। तो कविता के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस पर सचेत रहने की सलाह देंगे? तो हिंदी भाषा पढ़ाती है, तो आपने देखा होगा हिंदी भाषा जो होती है वो
बहुत बार ऐसा होता है कि उसके एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, अर्थात अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग शिक्षक बता सकते हैं। तो उसे ये पता होना चाहिए, सचेत रहना होगा कि कविता एक निश्चित भाव अर्थ नहीं होता है। कविताएं भी आप सीखते होंगे तो एक निश्चित भाव नहीं होता है, उसके दूसरे अर्थ भी हो सकते हैं। तो यही सचेत रहना है किसको, एक शिक्षक को। आयोग ने भी यही उत्तर दिया है। व्याकरण पर विशेष जोर है, तो ये तो नहीं है कि भाषा में सबसे ज्यादा जोर व्याकरण पर ही होना चाहिए, क्योंकि व्याकरण के बिना भी लोग सीखते हैं, फिर बाद में व्याकरण के द्वारा उसको शुद्धता लाते हैं उसमें। कविता का कोई निश्चित भाव नहीं होता है, तो ऐसा होता नहीं, कविता के तो भाव होते ही हैं। कविता की भाषा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इससे ज्यादा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, आपने पढ़ी होंगी, भाषा सीखने में क्या करती हैं? साधक हैं, बाधक हैं, कि पढ़ने की वस्तु हैं, बड़ों के या त्रुटियों के? तो इसका है साधक हैं। और साधक को साधन भी बोला जाता है, यानी इनके द्वारा। जैसे एक होता है, आपको याद रखना है, साध्य, और एक होता है साधन। तो साध्य क्या होता है? लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? भाषा सीखना। तो भाषा सीखना क्या है? साध्य है। लेकिन उस किसके द्वारा? तरीका, ये कहलाएगा साधन। तो क्या है? पत्री पत्रिकाएं यहाँ पर क्या है? साधक हैं या साधन है। आगे देखते हैं। सेम इधर भी कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? अभ्यास परक होनी चाहिए, साधन है, साध्य है, तो ये क्या है? साधन है। तो ये तरीका है, भाषा जो है की जो पुस्तकें हैं, ये एक मीडियम है, माध्यम है, किसको सीखने का? भाषा को सीखने का। भाषा क्या हो जाएगी? साध्य हो जाएगी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सतसई कौन सा समास है? आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सतसई में द्विगु समास है। द्वि से स्पष्ट है कि यहाँ एक पहला पद दो पदों से मिलकर के बनाता है हमारा समास। तो यदि उस समास का पहला पद किस तरह का हो? संख्यावाची हो, है ना, और दूसरा पद मान लो संज्ञा हो सकता है, और पूरे समास से किसका बोध हो? एक समूह के होने का बोध होता है। तो यहाँ पर जो द्विगु समास होता है। सतसई का मतलब क्या होता है? 700। 700 जो दोहों का संबंध जो आपका समूह है, बिहारी सतसई कहा जाता है। बिहारी सतसई एक रचना है बिहारी की, और इसमें 700 जो है दोहे का जो है समूह है। तो ये आपको याद रख लेना है। और इसके बाद आपने बहुत सारे पढ़े होंगे कि चौराहा में कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, क्योंकि इसमें चार है और राहों का समूह है। सेम तिराहा हो जाता है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तद्भव का मतलब होता है जो बोलचाल में प्रयुक्त होता है। प्रभुत्व, ये तो शुद्ध हिंदी हो गई। वक और वर्ष, पूंजी क्या हो जाएगा? आपका तद्भव हो जाएगा, जो बोलचाल में प्रयुक्त होता है। वहीं वर्ष का जो है तद्भव क्या बनेगा? साल हम बोलते हैं, है ना। तो ये इसके जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका पूंजी। वैसे शुद्ध इसका पुनि होता है, जो कि हम प्रयोग नहीं करते हैं, पूंजी ही प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। दी गई विभक्ति, यहाँ पर अब कारक विभक्ति पूछी गई है। हे, अरे, ओ किस कारक की है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है संबोधन कारक की। सभी आपको कारक चिन्ह जरूर पता होना चाहिए कि जो है कर्ता कारक क्या क्या है, कर्ता का ने है। तो इसी तरह हम जब बढ़ते जाते हैं तो सातवें नंबर की जो विभक्ति आती है वो कहलाती है संबंध। संबंध का आपको पता होगा, जहां कहीं का, की, के, राम का, राम की, राम के, ना, इस तरह। तो ये आता है संबंध में। और आठवीं जो व्यक्ति रहती है संबोधन, इसी के लिए जो संबोधन प्रयुक्त करते हैं, हे, ओ, अरे, संस्कृत में ये ज्यादा करते हैं। तो ये आता है आपका संबोधन कारक में। आगे देखते हैं। वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसमें से जो वर्षा का है ये है पावस। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। वहीं पाहन, पाषाण और प्रस्तर, ये तीनों आपके किसके हैं? पत्थर के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? पत्थर के। वहीं पावस वृष्टि भी होता है आपका, मेही भी होता है। मेघ नहीं है वहां पर, मेघ तो बादल हो गए, लेकिन मेही भी किसका होता है? वर्षा का पर्यायवाची होता है। वहीं बरखा भी एक वर्षा का पर्यायवाची शब्द है। तो ये आपको याद रख लेना है। पावस से एक चीज और है, पावक। पावक जो है आग का जो है पर्यायवाची होता है। अनल भी होता है, हुतासन, है ना, और आग। आग, पावक, अनल, हुतासन, ये जो है आप थोड़े से
पर्यायवाची शब्द याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 4 4 10 10 याद करेंगे, बहुत अच्छा इसका लेवल आपका हो जाएगा, यदि आपसे नहीं बनते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य जो पूरा या भरा हुआ ना हो, मतलब जो भरा हुआ नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अपूर्ण। तो ये तो बहुत ही आसान था। तो हिंदी के लिए जो है इतनी टेंशन ना लीजिए, हिंदी में क्या है, आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहिएगा, इतने सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे। लॉजिक लगाने की एक ट्रिक भी आप सीख लेंगे, धीरे धीरे अंदाजे लगने लगेंगे, उससे आपकी बहुत अच्छी हिंदी हो जाएगी। और ग्रामेटिकल ऐसे पोर्शन तो वो तो आप फिर डिटेल में पढ़िए ही, यदि नहीं आपका कंप्लीट है। यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है पढ़ाई से संबंधित, शिक्षक को उसे टोकना चाहिए, स्वयं सही पठन करके बताना चाहिए, उसे शिक्षक बताना चाहिए, बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका सही है स्वयं सही पठन करके बताना चाहिए। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, यदि कोई बच्चा मान लो पाठ पढ़ रहा है, तो वो बीच बीच में शब्द गलती कर रहा है, तो एक शिक्षक की ये कर्तव्य होना चाहिए कि उसे बीच में जो है, बीच बीच में ना बताए कि अरे ये नहीं ये होता है, तो उससे क्या फ्लो टूटता है। यदि वो पढ़ रहा है बार बार हर एक शब्द में आप करें तो फ्लो टूटेगा, पहले उसको एक पढ़ने दीजिए, कम से कम उससे उसकी फ्लुएंसी तो आएगी, और बाद में जब पढ़ ले तब उसको आप बताइए कि आपको इस शब्द को ये पढ़ना चाहिए था, इस शब्द को आपको ऐसा पढ़ना है। राइट, तो ये भी एक जो है आपका कॉन्सेप्चुअल एक थोड़ी सी चीजें बताई मैंने जानकारी, तो कहीं ना कहीं आपको काम में आ सकती है। भाषाई विविधता के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, तो ये तो आता है उसके अंतर्गत। हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है एक भाषाई विविधता, तो बिल्कुल वास्तविकता है, भाषाई विविधता पाई जाती है बच्चों में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान है, तो ये भी है। तो जो आयोग ने इसका माना है वो माना है शिक्षण सामग्री का प्रयोग, कि जो शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग करना जो है भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि ये थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, आप भी इसका कमेंट में बता सकते हैं कि इसका उत्तर आपको क्या लगता है या ऑथेंटिक क्या है। आयोग ने इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी माना है इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जो उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला है वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, एक फैक्ट था, जिसे आपको एक याद रख लेना है। आगे देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने ना, टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया में क्या जो है किसका आधार मुख्य है? तो पाठ्य पुस्तक मेन होती है भाषा सीखने सिखाने में, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश होता है, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, या सामाजिक परिवेश एवं शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। तो इसमें देखिए जो है सबसे मुख्य पूछा है, इसमें ये नहीं पूछा कि कौन कौन शामिल हैं। जो मुख्य होता है इन सब में वह है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। जैसा परिवेश होगा वैसा जो है वो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया और अधिक जो है विकसित होगी, बच्चे और अधिक सीख पाएंगे। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, लेकिन यहाँ आधार मुख्य ना होता, क्योंकि यहाँ पर मुख्य पूछा है इन सब में, तो ये सभी आधार हैं, लेकिन सब में जो सामाजिक सांस्कृतिक जो एनवायरमेंट है आसपास का, वो मुख्य आधार है भाषा सीखने सिखाने का। आगे देखते हैं योगात्मक मूल्यांकन। तो समेटिव जो रहता है, आपको पता है कि यूनिट के बाद होता है, चाहे आपकी तिमाही परीक्षा हो रही हो, छमाही परीक्षा हो रही हो या वार्षिक, एक जजमेंटल टाइप का रहता है, उससे पता चलता है कि बच्चा इसमें पास या फेल होता है ना। और ये रिजल्ट एक प्रकार का बच्चे का रहता है। तो योगात्मक मूल्यांकन आपको पता होगा साल में कितनी बार होता है। हालांकि ये प्रश्न होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब हर स्कूल का अलग अलग रहता है, हर संस्था का अलग अलग नियम है। कोई परीक्षाएं 3 बार करवाती है साल में, कई बार एक बार होता है, कई जगह 2 बार ही होता है, हाफ ईयरली एनुअल। इसका जो आयोग ने उत्तर दिया है, आयोग ने उत्तर दिया है साल में 2 बार होता है। हालांकि इस पर अपील लगी थी तो इस क्वेश्चन को जो है डिलीट किया गया था। तो ये आपको याद रख लेना है, एक से एक या एक से अधिक बार होता है। यदि ऑप्शन में होता कि एक बार फिर लिखा होता 10 बार या कुछ अलग तरह का, तब हम एक बार लिख देते। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल याद रख लेना है कि एक से अधिक बार हो सकता है, बस। आगे, एक बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में, सांस्कृतिक मतलब अलग अलग कल्चर से बच्चे आ रहे हैं। कल्चर डिपेंड करता है जहां वो रहते हैं। मान लो एक से अधिक स्टेट के बच्चे आपकी कक्षा में पढ़ रहे हैं, या अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग धर्मों के बच्चे हैं, तो वाली कक्षा में भाषा सीखने में कौन सा विचार उचित है? तो इनमें से जो है सही कथन कौन सा है? तो
पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। तो देखिए, पुस्तक एक लर्निंग टूल है भाषा सीखने का, लेकिन मुख्य नहीं है। मुख्य भूमिका है अधिक से अधिक उसे अवसर प्रदान करें बोलने और पढ़ने के और बात करने के। इसका जो सही उत्तर है कि व्याकरणिक नियमों का, तो ये तो गलत है। भाषा परिवेश का निर्माण करें, एक लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट बनाएं क्लास में, और भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, ताकि ये इसका सही उत्तर है कि भाषा सीखने के बारे में ये विचार है, ऑप्शन सी जो है यह उचित है। बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए और पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए, तो ये जो है इसका सही उत्तर नहीं है। आगे आते हैं स्वलीन, आपने पढ़ा होगा पेडागोगी में, ऑटिज्म कहते हैं इसको। और ऑटिज्म एक विकासात्मक विकार है, डेवलपमेंट उसका रुक जाता है, तो वो एक अलग तरीके से व्यवहार करने लगता है बच्चों से। एक तो अपनी भावनाएं वो व्यक्त नहीं कर पाता है ना, और भी जब बातें करेगा तो असामान्य तरीके से बातें करता है, समान लोगों के जैसे नहीं करता है। इसका सही उत्तर है कि सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। कौन? जो बच्चे जो है स्वलीन विकार या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से जो है ग्रसित है। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। संप्रेषण का मतलब होता है अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना, तो संप्रेषण कहते हैं, कम्युनिकेशन भी कहते हैं इसको। ये जो उपागम है किस पर बल देता है? ये भाषिक संरचनाओं की जानकारी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल। यही है कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर ये बहुत अधिक बल देता है। कौन? यदि हम इस उपागम की बात करें, कम्युनिकेशन वाले की, प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ये बोलता है इसका उपागम। बस इतना, ये लॉजिक भी आप लगा सकते थे इसका। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? हम प्राइमरी में बच्चों को क्यों सिखाते हैं भाषा? ताकि जो है वो दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकसित करना, वो ताकि अपनी बातों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर पाए। इसी के साथ साथ ये भी है कि दूसरी की बातें सुन भी पाए, सुन करके समझ भी पाए। ये चीजें जो है, इसलिए यही मेन उद्देश्य रहता है हमारा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का। आगे देखते हैं, लिखना क्या है। लिखना आपको पता होगा, LSRW, ये भी पता है। भाषा सीखने के स्तर हैं, भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। एक जटिल प्रक्रिया है, अनिवार्य कुशलता है, जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। एक तरह की बातचीत है, यांत्रिक प्रक्रिया है। हालांकि ये भी बिल्कुल सही है कि एक तरह की बातचीत है, क्योंकि भाषा के जब हम प्रकार देखते हैं तो हम कहते हैं कि मौखिक होती है भाषा, लिखित भी होती है, और सांकेतिक होती है ना। तो और भाषा मतलब बोलचाल, कम्युनिकेशन से संबंधित है, एक तरह की बातचीत है, इसे भी आयोग ने सही माना है। हालांकि ये उत्तर भी हो सकता था, आयोग ने माना है इसको ऑप्शन नंबर सी को। आगे भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु, यानी भाषा कोई जो है अधिग्रहण कर ले, मतलब वो सीख जाए, तो सीखने हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है? कि वो क्या करे, वो सुने केवल पढ़े? इसका सही है, वो सुने भी अधिक और पढ़े भी। यदि रीडिंग करेगा और सुनेगा भी, तो वो जो है भाषा अत्यधिक रूप से वो बोल पाएगा, तभी वो बोलने में सक्षम हो पाएगा। रीडिंग और सुनेगा, जितने अवसर मिलेंगे उतना अधिक वो भाषा के मामले में जो है अच्छा हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक का मतलब होता है प्राथमिक क्लास 1 to 5 होती हैं, और उच्च का मतलब यदि फोर्थ फिफ्थ क्लास को हम देखते हैं। व्याकरण शिक्षक का निम्नलिखित से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? इनको हम प्राइमरी में व्याकरण सिखा रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ को, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना, यही बिल्कुल सही है। स्पष्ट ना करना, ना करना, सीमित रखना, ये बिल्कुल उत्तर इसके गलत हो जाते हैं, जो नेगेटिव रहते हैं। तो यही है, आपने देखा होगा जो बुक में, बच्चों की बुक है 1 to 5 की हिंदी की, अलग से ग्रामर पोर्शन नहीं दिया कि पीछे उनने आधा पाठ कर दिया कि ये व्याकरण है। व्याकरण अलग महत्व नहीं है व्याकरण का, व्याकरण तो उस पाठों के अंदर ही है। तो इसीलिए यदि पाठ चैप्टर आता है, चैप्टर में कहानी पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में बता दे जाएंगे कि हाँ ये विशेषता है, तो इसे कहते हैं विशेषण। तो जो है ये तरीका सर्वाधिक प्रभावी है। हालांकि आपके टीचर ने किया हो, लेकिन हमारे क्लास में ऐसा जरूर करते थे कि बुक हमने ले ली, और यदि एक पैराग्राफ लिया तो टीचर हमें बोलते थे कि एक एक शब्द पर ऊपर ये लिखिए कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है,
कौन सा जो है समुच्चय लगा हुआ है, कौन सा इसमें कारक लगा हुआ है। एक एक शब्द को जो है हम पूरे पैराग्राफ में ऊपर लिख देते थे कि एक शब्द भाषा का कौन सा शब्द रूप है, ये किसके अंतर्गत आता है ये, है ना। तो ये चीजें जो है इससे जो है बहुत अधिक विकसित होती हैं चीजें। यदि आप भी शिक्षक बनेंगे तो जरूर इसको करवाइएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस और विद्यालय के साथ साथ क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका संचार माध्यम। तो इस सिद्धांत नहीं भूमिका निभाते, ये है संचार माध्यम जो होते हैं वो भूमिका निभाते हैं क्या, भाषा सीखने में। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तक किससे संबंधित पाठ होने चाहिए। तो ये आपको तो पता ही होगा कि उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पूरे में सब में पोयम पोयम है या कहानी कहानी है। कहानी होनी चाहिए, पोयम होना चाहिए, कोई निबंध टाइप का होना चाहिए, कोई यात्रा का वृत्तांत होना चाहिए, है ना, इस तरह की। तो सारी चीजें विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, ये सबका समावेश होना चाहिए भाषा की पाठ्य पुस्तक में। आगे देखते हैं भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाएं यानी न्यूज़पेपर और जो मैगजीन आती हैं का उपयोग यदि हो रहा है तो उससे क्या सुनिश्चित होता है कि बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। मुख्य उन्हें शीर्षक याद है। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं और शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। तो ज्यादा सही इसका उत्तर है कि यदि बच्चों की क्लास में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, समाचार पत्र पत्रिकाएं सब कुछ यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है वो अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम है इन पर, प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर। तो ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आयोग ने भी इसी का यही उत्तर माना है। द्रव्यवाचक संज्ञा, आपको पता है द्रव्य को बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। जहां किसी पदार्थ की बात करें, चाहे ठोस, द्रव, गैस, कोई भी हो सकता है। कक्षा, हरियाली और गंगा, तो पानी इसमें क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है कि पानी एक पदार्थ है ना, लिक्विड है। तो ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, कि आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं संज्ञा के आपको प्रकार भी पता होंगे, बहुत आसान प्रश्न है। 5 प्रकार की होती है। और बात करें कि व्यक्तिवाचक होती है, फिर जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इसके साथ भाववाचक। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इनमें से किस वाक्य में जिसमें हानि, अनर्थ होने का भय ना हो, किसी को जैसे लॉस होने का कोई भय नहीं रहता, हानि होने का, उसे निरापद बोला जाता है। तो ये आपको जो है इसको याद कर लेना है। वहीं बात करें कि गमक मतलब क्या होता है, कि जहां जाया जा सकता है। कुलेल का ये मतलब होता है कि एक प्रसन्नता से भरा हुआ व्यक्ति, प्रसन्नता से भरा हुआ व्यक्ति। और निर्निमेष, निमेष का मतलब होता है आंखों की पलकें। नी मतलब वो बिना झपकाए हुए, तो जो अपनी पलकें ना गिराए। जैसे कोई एकटक किसी को देख रहा है, आसमान में देख रहा है ना, चिड़ियों को देख रहा है, कहीं भी बिना पलकें गिराए देखना मतलब निर्निमेष कहलाता है। तो चूंकि प्रश्न हमारा कि हानि होने का भय नहीं है किसी को, निरापद कहा जाता है। आगे देखते हैं कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है। प्रत्यय क्या होते हैं, किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उसमें जो है विशेषता या उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अभियान में अभी उपसर्ग लगा है, उपसर्ग है, और परा जो है उपसर्ग है इसमें। लेकिन जो बालक है इसमें का प्रत्यय लगा हुआ है, हालांकि लग नहीं रहा है लेकिन इसमें है, इसमें का प्रत्यय है। तो बाल और का से मिलके बना है बालक, का प्रत्यय है, यही जो है इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं पोशाक जो होता है इसका बहुवचन क्या है। अब ये प्रश्न आपके लिए मैं दे देता हूँ। इसका जो क्या बहुवचन बनेगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना है। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। हालांकि हिंदी ऐसा ही हमारा सब्जेक्ट है, आप जो यदि PYQ लगाते हैं और मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाता है और कुछ ना कुछ आपको न्यू क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। इससे आपकी तैयारी जो है बढ़िया बनी रहती है, स्पेशली हिंदी में। बाकी में तो आपको ज़्यादा थोड़ा डीप में जाना होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।